नमस्कार दर्शकों, आज एक मर्तबा फिर पुराना राग अलापा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में जनसभा के दौरान कहा है कि अगर पंडित नेहरू के बजाय सरदार वल्लभ भाई पटेल कश्मीर को देखते, स्थितियां और हालात कुछ और ही होते। चर्चा करेंगे। वरिंदरजीत सिंह हमारे साथ है, बीजेपी से, आपका स्वागत है। शेख बशीर जी नेशनल कॉन्फ्रेंस से, आपका भी स्वागत है। वीरेंद्र सोनू जी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से, आपका भी स्वागत है। द्वारका चौधरी जी कांग्रेस से, आप ही से शुरू करते हैं। तो सब एक मतलब फिर आरोप लगाया है कि कश्मीर को पंडित नेहरू ने हैंडल किया, इसीलिए इतना लंबा खींचा मसला। देखिए, बात करने में जैसे मर्जी कोई करे जी, जो उस वक्त की बात थी, जो फैसला नेहरू जी ने किया था, उस वक्त पे वही करने की ज़रूरत थी। आज जो फैसले हो रहे हैं, अगर हम कहें कि मोदी जी गलत फैसला कर रहे हैं, ये तो चाहिए था, साज ही चाहिए थे, उन्होंने करना चाहिए था। तो ये सिर्फ बातें हैं कि अगर नेहरू जी नहीं दूसरे होते तो शायद कुछ और होता। ऐसा नहीं है। जो परिस्थितियाँ थी, जो उस वक्त पे ज़रूरत थी, इस किस्म का काम वहाँ पे किया गया। और नेहरू जी हमारे मुल्क के अंदर एक अच्छे नेता थे। वो बड़ा उनको देख सुनकर, सोच विचार कर कर के जब देश की आज़ादी से हुई, देश को आज़ाद करवाया, तो उन्हीं की भूमिका रही है सबसे ज़्यादा। महात्मा गांधी जी थे और जो बड़े बड़े समझदार लोग थे, उन्होंने फैसला किया। भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु, इनकी भूमिका नहीं रही है। नहीं, वो भी रहे अपनी अपनी जगह में, वो भी इनके साथ ही थे। मोतीलाल नेहरू जो थे वो भी इन्हीं के थे। तो उनके विचार जो थे, जो इनके विचार थे, जो सबके एक जैसे विचार थे। विचारों की लड़ाई थी और जो इन्होंने मुल्क को आज़ाद करवाया। उसके बाद नेता तो एक चुनना था, उन्होंने नेता नेहरू जी को चुना और नेहरू जी ने इस मुल्क को चलाया। कम से कम 17 साल तक वो इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर रहे। चलिए, वरिंदर जी से जानना चाहेंगे। वरिंदर जी, आप हमें ये बताइए कि जिस तरीके से कांग्रेस के लोग टाल क्लेम करते हैं कि आज़ादी में नेहरू की भूमिका बड़ी इंपॉर्टेंट रही है, और जब कश्मीर मुद्दे के साथ जवाहरलाल नेहरू को जोड़ा जाता है तो कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल उठते हैं। नहीं, आज भी जो हमारे ऊपर तलवार लटक रही है, उसके लिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि नेहरू जी जिम्मेदार थे। आज महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी हुई, बहुत से लोगों ने उसके ऊपर जश्न भी मनाए। उसमें से कुछ रोल महाराजा हरि सिंह का भी था कि उन्होंने टाइम पे सक्सेशन जैसे सब राजाओं ने किया, उन्होंने नहीं किया। और उसके बाद जब फौजें यहाँ आ भी गई, ये जग जाहिर है कि नेहरू जी ने शेख अब्दुल्ला से अपनी दोस्ती पालने के लिए, फौजें जब आगे आगे बढ़ रही थी, उन्हें बीच में रोक दिया गया। और आज जो जम्मू कश्मीर है, अधूरा जम्मू कश्मीर है। ये बात मैं मोदी जी के बात से सहमत हूँ कि शायद पटेल जी होते, जैसे उन्होंने हैदराबाद, गोवा या कुछ और जगहों को किया, इस तरह ही वो अगर हम कश्मीर के साथ भी डील करते। जब हमने फ़ौज भेज ही दी थी, सेसेशन साइन ही हो गया था, और हम अधूरा जम्मू कश्मीर लेने के बजाय मुजफ्फराबाद, मीरपुर, पुंछ की कुछ तहसीलें जो रह गई वो भी अगर वापस ले लेते, तो आज जो हमारे ऊपर तलवार लटक रही है, या हमारी आने वाली जनरेशन के ऊपर भी ये तलवार लटकी रहेगी, वो एक गलत फैसले की वजह से ये हुआ। अगर फौजें नहीं रोकी जाती तो हमारी फौजें सीधे कोहाला पुल पर जाकर रुकती, और आज जो एरिया हमसे बाहर है वो हम में होता, और आज जो मुसीबत हम सह रहे हैं या हमारी आने वाली जनरेशनें भी सहेंगी, उससे हम बच जाते। क्यों वीरेंद्र जी, ये नया? देखिए, ऐसे है, भारतीय जनता पार्टी अब शगुफों की पार्टी बन के रह गई है। हम तो पहले ही कहते थे कि ये जम्मू कश्मीर को हर जगह बेचेंगे। अब ये गुजरात गए तो इन्हें सरदार पटेल याद आ गए ना। तो अब ये पंजाब जाएंगे तो शायद भगत सिंह भी इनको याद आ जाए। लेकिन जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, तो यही पार्टी का आज एक बहुत बड़ा जो परिवार है, जो आज भारतीय जनता पार्टी को गवर्न करता एक परिवार है, इनके पूर्वजों ने उस वक्त अंग्रेजों का साथ दिया था और ये कहते थे कि अंग्रेजों के साथ जंग नहीं लड़ी जा सकती, लेकिन हमारे हिंदुस्तान के लोगों ने लड़ी और हमें आज़ादी मिली। अब मैं बात करना चाहता हूँ, इन्होंने कहा जी नेहरू जी होते या पटेल जी होते। भाई मुझे आप एक बात बताइए, एक तरफ से आप कहते हैं कि हम महात्मा गांधी जी के बताए रास्ते पर चलना चाहते हैं, शिक्षा देते हैं महात्मा गांधी जी की, और उनको कत्ल करने वाले नथुराम गोडसे को अपना आदर्श मानते हैं।
इनके ऊपर आज तक इन्होंने पॉलिसी तो क्लियर की नहीं ना कि जो नथुराम गोडसे था वो आतंकवादी था, क्रांतिकारी था, आज तक नहीं बोलते हैं। मैंने बहुत सारे बीजेपी के स्पोक्सपर्सन से पूछा, एक ने तो आपके चैनल पे कह दिया नहीं जी हम उसको आतंकवादी नहीं मानते। चलिए, मैं तो महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता मानता हूँ, मेरी मानसिकता है कि जो अहिंसा परम धर्म है। अब इनकी क्या है ये क्लियर करेंगे। दूसरी बात, भाई मुझे बताओ, आपको जो किश्तों में याद आते हैं पुराने लीडर, जब गुजरात में चुनाव होता है तब सरदार पटेल याद आते हैं। जम्मू कश्मीर का हलाक महाराजा हरि सिंह जी ने हिंदुस्तान के साथ किया था, तो करना तो प्राइम मिनिस्टर के साथ ही था ना, उस वक्त नेहरू जी के साथ ही था, सरदार पटेल भी वहां थे। अगर होना ही होता तो पहले भी हो जाता, जो 4 महीने बाद क्यों किया? क्योंकि राजा उस वक्त जो शासक नहीं चाहते थे इधर आना, मजबूरी बनी, जो भी हुआ वो आए, असैसिन हो गया, विलय हो गया, हम सब भारत का हिस्सा बन गए, जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया। आज 75 सालों के बाद इनको याद आ गया कि वो परेशानी थी। भाई परेशानियां तो आपने दी हैं लोगों को, उनके ऊपर बात कौन करेगा? आप आज भी चाहते हो कि सरदार पटेल के नाम पे, महात्मा गांधी जी के नाम पे या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को गाली देने के नाम पे हम अपनी सरकार दोबारा बनाए। वो कैसे? भाई आप ये बताइए कि आप 8 साल से इस देश में सरकार कर रहे हैं, 20 साल से आप गुजरात में सरकार कर रहे हैं, फिर मैं जब कोई बात कहता हूं आप कहते हो जी शेरो शायरी पे आते हैं। भाई बात डूबती है तो इधर उधर की ना बात कर, बता काफिला लुटा क्यों है, बात राजनों की नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। आपने 8 साल में 1 साल में 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया, 16 करोड़ नौकरियां थी। कितना अच्छा होता अगर मोदी साहब अपना वहां रिकॉर्ड पेश करते कि मैंने जो वादा किया था, भाई मैं आज गुजरात में कह रहा हूं कि मैंने ये नौकरियां। भाई जम्मू कश्मीर की अगर समस्या है उसको बढ़ाने में आपका बहुत बड़ा हाथ है। अब मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूं, ये बात करते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात करते हैं ना कि महाराज श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे आदर्श थे, ये थे। जब इन्होंने हमारे साथ सरकार बनाई थी तो हम तो 370 के हिमायती थे ना, हम तो कहते नहीं तोड़ना। तब इनको श्यामा प्रसाद मुखर्जी मतलब जहन से चले गए, तब इन्होंने कहा ठीक है यार सरकार बना लो, अपने काम शाम निकालो फिर देखेंगे। इसी तरह से आज इनको सरदार पटेल याद आते हैं, कभी इनको नेहरू। अब भाई मैं कहता हूँ नेहरू जी आए 16 साल प्रधानमंत्री बन के चले गए, दुनिया से भी चले गए। भाई उसके बाद 40 साल 65 साल 60 साल का वकवा और हो गया है और उसमें आपकी सरकारें नहीं है। 8 साल से ये आप कर रहे हैं, इससे पहले वाजपेयी साहब ने सरकार की है 6-7 साल। भाई आप भी अपना रिपोर्ट कार्ड किसी को दे दें। अब हर बात के लिए जी कांग्रेस वो जी पुराने उन्होंने ये काम किया ये काम किया। अगर आपकी इच्छा शक्ति थी जहां है, जहां आप करना चाहते हो, आज जम्मू कश्मीर के नौजवान के साथ इंसाफ कीजिए, आज जम्मू कश्मीर के होमगार्ड के साथ इंसाफ कीजिए। उस वक्त आप चलिए वीरेंद्र जी आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले बशीर साहब से पूछना चाहूंगा। बशीर साहब, आप शहीदी दिवस मनाते हैं या काला दिवस मनाते हैं 13 जुलाई 1931 वाले एपिसोड को? अब आपको भी स्पष्ट करना होगा। ऐसे महाराज की जय करते हो, आपको तो महाराज जी का जो स्टेट सब्जेक्ट कानून है बहुत अच्छा, और एक तरफ उनके एक्ट को आप पूरी तरह से इग्नोर करते हैं। देखिए जो मौजू आपने चुना, मोदी प्राइम मिनिस्टर साहब ने गुजरात के अंदर स्टेटमेंट दे दिया। अब 13 जुलाई को जब हम डिस्कस करेंगे, आपने जो क्वेश्चन किया कि हम वीरेंद्र सोनू जी कह रहे थे उनको बताना होगा नथुराम गोडसे आतंकी है, तो वैसे मैंने भी पूछ लिया। सुन लीजिए। अब जो वीरेंद्र जी ने बात की है मैं उसको नहीं दोहराऊंगा, जो बीजेपी के साथी ने बात की है। हम जब डिस्कशन करते हैं तो 2 चीज़ों को हम हिस्ट्री को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं, अपने हिसाब से। मैं सोनू जी से इत्तेफाक करता हूं कि जो सिचुएशन, और कांग्रेस के जो हमारे प्रवक्ता हैं, जो सिचुएशन 47 में हमारी थी वो 2022 में नहीं है जी। जो सिचुएशन 2014 में थी वही 2022 में भी है जी। अब आप मैं इसको जवाब दे दूंगा कि क्या है। बीजेपी के साथी ने कहा कि महाराजा जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस एक्ट जब पास हुआ, वो जो लॉ पास हुआ उसमें सिर्फ महाराजाओं को पावर दिया गया कि आप फैसला करेंगे कि आप किधर जाएंगे। किसी पब्लिक के आदमी को ये फैसला नहीं करना था, किसी पार्टी को ये फैसला नहीं करना था। जो महाराजे थे, जो राजवाड़े थे, उनको फैसला करना था कि तुम इधर जाओगे या उधर जाओगे। 15 अगस्त 1947 को महाराजा बहादुर ने फैसला नहीं लिया जी। ठीक जी। जब नहीं लिया तो 15 अगस्त 1947 से लेके 26 अक्टूबर तक जो गैप रहा वो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट रहा। उस स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट में जिस तरह इन्होंने कहा जी कि फ़ौजें वहाँ चली जाती, वो जो हालात पैदा हो गए उस वक्त, जिस तरह आज रशिया और यूक्रेन की जंग चल रही है,
देख रहे हैं ना, तबाही हो रही। उस वक्त वो आए, उन्होंने भी तबाही की। उस वक्त हिंदुस्तान की पोजीशन वैसी ही थी। गवर्नर जनरल जो था वो माउंटबेटन था हमारा, वहाँ तो जिन्ना साहब बन गए थे। अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो पहले ये मुझे बताइए कि गवर्नर जनरल जो माउंटबेटन थे, जिसकी मौजूदगी में ये तकसीम हो गया हिंदुस्तान और पाकिस्तान, उन्होंने 14 अगस्त को मनाया दिन अपना, हमने 15 अगस्त को मनाया। अगर इसको भी हम देखेंगे तो वो जो गवर्नर जनरल था उसी की चलती थी। इसी तरह कुछ बातें जो तोड़ मरोड़ के पेश की जाती हैं आज की जनरेशन को, वो गलत है। जो हिस्ट्री है वो है, चाहे बीजेपी वाले उसको अपने हिसाब से तोड़ें या हम उसको अपने आप के तोड़ने की कोशिश करें। बात सिर्फ यह है कि वो गलतियां महाराजा बहादुर से हुई हैं। अगर महाराजा बहादुर 15 अगस्त 1947 को वो फैसला कर लेते, नहीं, अब आप कहते हैं, अब आपको बताना होगा दर्शकों को कि महाराजा अच्छे थे या बुरे थे। देखिए मेरी बात सुन आप लीजिए, हर एक में सुन लीजिए। इस जमाने में, इस दुनिया में 100% कौन ठीक है? अच्छाइयाँ भी थी, लेकिन फैसले तो जब शेख साहब भी कहीं गलत थे। मैं आपको बता, फिर वो शेख साहब कहीं गलत थे। शेख साहब चाहते थे एक मिनट सुन लीजिए कि वो वाला पोर्शन इस साइड नहीं आना चाहिए, वर्चस्व जम्मू वालों का हो जाएगा। कत्तन नहीं, आई रिफ्यूट दिस। जी, ये उनके खिलाफ एक साजिश है जो कह रहे हैं कि जनाब वो नहीं चाहते। वो उसके पास पावर कौन सा था? फौजें आपकी थी, फौजें वहां महाराजा के पास पावर थी पंडित नेहरू जी के साथ रिश्ते की। बिल्कुल, उसका कोई रिश्ता काम नहीं करता है। वही रिश्ता 53 में जेल में बंद हो गया, वही रिश्ता है। अगर आप यही कहते हो तो फिर वो 53 में क्यों हुआ? और अगर 53 में हुआ तो 75 में क्यों हुआ? ये वक्त की चीजें होती हैं, ये चीजें जो इन्हीं चीजों को हम डिस्कस। उस वक्त रिश्ते अच्छे थे। हाँ, एक चीज उस वक्त रिश्ते अच्छे थे। मैं आपको बताऊंगा, हमें फख्र से कह सकते हैं कि महाराजा बहादुर ने जब एक्सेशन लेट ही किया तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उसको बाज़ाब्ता तौर पे मोहर लगा दी, क्योंकि उस वक्त जो पब्लिक थी उसमें शेख साहब थे। वो चूंकि उस वक्त लाइमलाइट में आए जब महाराजा बहादुर ने एक्सेशन किया और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, उसको बाज़ाब्ता एक कॉन्स्टिट्यूशनल शक्ल देगी, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल शक्ल जो है आज तक। अब मैं उस चीज़ पर आता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब गुजरात में कश्मीर को क्यों बेच रहे हैं? गुजरात के इलेक्शन का कश्मीर के साथ क्या वास्ता है? अब आप कहेंगे हाँ मैंने चीज़ें प्रयोग करते हैं, एक्सपेरिमेंट बनाते हैं जम्मू में, फिर प्रयोग करते हैं। इलेक्शन के टाइम सारे लोग प्रयोग करते हैं। नहीं, अब आप क्यों 25 लाख वोटर का प्रयोग कर रहे हैं? आप क्यों सब लोगों को मिसलीड कर रहे हैं? बिल्कुल मिसलीड कंप्लीट करने, कोई मिसलीड नहीं हम कर रहे हैं। 25 लाख वोटर की जो आपने बात की, वो तो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने कहा कि हमने कहा यार आप कैसे फैसला कर सकते हो 25 लाख पहले, मतलब प्रोसेस शुरू होने से पहले कैसे? टेंटेटिव हो गई, उनसे गलती। अच्छा, आप गलती हो गई तो बात खत्म हो गई, आप क्यों उसको दोहरा रहे हैं? नंबर 1। नंबर 2, हम ये कह रहे हैं आज आपके इस माध्यम से कि जनाब बात यह है कि कश्मीर पहले पाकिस्तान के साथ नहीं था, चाइना के साथ नहीं था, रशिया के साथ नहीं था। कश्मीर जम्मू कश्मीर का हिस्सा बन गया जिस वक्त महाराजा ने एक्सेशन किया, और उस एक्सेशन के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन बनी। हाँ, उस कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल कोप करके खत्म कर दिया गया। चलिए देखिए, कहते हैं बीजेपी के लोग कहते हैं कि सरदार पटेल डिजर्व करते थे प्रधानमंत्री पद के लिए और उनके साथ धोखा किया गया। जो बीजेपी वाले कहते हैं, हाँ जी, देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो जिनकी जो बात करते हैं, उनकी विचारधारा वही है जो कांग्रेस की है जी। वो इनकी विचारधारा के नहीं थे। अगर आज होते तो बताते जे कौन सी बातें करते हैं, और ये करते भी नहीं। लेकिन पेटेंट उनका हो गया, इतनी बड़ी स्टैचू लगाया उन्होंने, स्टैचू ऑफ यूनिटी। वही जो इन्होंने मेरे सामने बात की कि गुजरात में जो भी चीज होगी उसका जो नाम बोल दिया, आपके हाथों से सारी चीजें निकलती जा रही है। भीमराव अम्बेडकर को भी बीजेपी ने नहीं लिया। इन चीजों के पीछे पड़े हुए हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। डेवलपमेंट की बात करके वोट लेना, कितनी की है, किया क्या है, आगे क्या करना है, वो प्रोग्राम दिखाएं। पहले इन्होंने किया था जो बात, आज तक 16 करोड़ नौकरी लगनी थी, मेरे साथी ने बोला, अभी मेरे भाई ने, कहाँ गई, कितनी नौकरी लगाई है, वो क्लियर करें जी। इन्होंने बोला था अच्छे दिन आने वाले हैं, आज क्यों कहते हैं? आपको पता है जब पहली इलेक्शन हुई थी, जहां भी जलसा होता था, मोदी जी यही बात कहते, अच्छे दिन आने वाले हैं। अब भी कहें ना अच्छे दिन आने वाले जी। वो लोग तो रो रहे हैं, महंगाई जो है लोगों को निचोड़ रही है। आज 1100 रुपये से ऊपर सिलेंडर हो गया है, 100 रुपये के ऊपर पेट्रोल हो गया है, और इतनी महंगाई बढ़ चुकी है कि दुनिया जो है वो महंगाई के नीचे चक्की के साथ पीस रहे हैं लोग, बेचारे गरीब लोग। और ये ऊपर से कहते हैं दोबारा जी वो वल्लभ भाई पटेल अगर होते तो ये होता, वल्लभ भाई पटेल होते
तो आज इनकी विचारधारा के साथ वो नहीं होते। जो मैं आज भी कहता हूँ उनकी विचारधारा वही है, वो सेकुलर थे, जो आज कांग्रेस की विचारधारा है और जो सेकुलर पार्टियां हैं। चलिए वीरेंद्र जी, आप पर ये आरोप लगता है कि बीजेपी पर, आप पर नहीं बीजेपी पर आरोप लगता है कि स्वतंत्रता संग्राम में भाजपा का रोल नेगेटिव था, अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे। ये कहते हैं, कांग्रेस के लोग कहते हैं। नहीं, भले कोई भी कहे, पहले तो मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि उस टाइम ना भारतीय जनता पार्टी थी ना ही जनसंघ थी। हाँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेवक बीच में कहना कि उस टाइम हमने अंग्रेजों का साथ दिया या हमारे उन्होंने दिया, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है, अगर आप यहाँ पर देखें, डेवलपमेंट की कोई कमी नहीं है। देखने में टाइम लगेगा, आप कभी सिर्फ मैं एक ही आपको एम्स की मिसाल देता हूँ। बड़ी मुश्किल से लिया है एम्स, बड़ी मुश्किल से लिया है, बहुत मुश्किल बन गया है। इस साल सर्दियों में उसकी जो है क्लासें भी शुरू हो जाएंगी। डेवलपमेंट की कोई मतलब कमी जो है वो नहीं है। लेकिन अगर जैसे सभी ने कहा कि सक्सेशन टाइम पे हुआ होता, आज जो कश्मीर हमारे पास है अधूरा है, वो पूरा होता। जैसे मैंने अपनी बात पहले भी कही कि भाई, मैंने जो जिक्र किया था वो उसमें सच्चाई है ना कि शेख साहब नहीं चाहते थे कि वो वाला एरिया भी बिल्कुल नहीं, फौजों को रोका गया। मेरे पिताजी खुद उस टाइम जफराबाद में थे, रुके हुए थे। फौजें बढ़कर आगे जा रही थी, उन्हें एक जगह पर रोक दिया गया। अगर वहां पर उन्हें रोका ना जाता तो आज पूरे का पूरा कश्मीर जो है वो हमारा होता, और जो मुश्किलात हमने सही या हमारी आने वाली जनरेशनें भी सहेंगी, वो ना होती अगर हम उस टाइम फौजों को ना रोका जाता। फौजें अपनी जगह पे चली जाती। सेसेशन जो साइन हुआ था वो आधे कश्मीर के लिए नहीं हुआ था। सेसेशन जो महाराजा की जो पूरी रियासत थी, जिसमें जफराबाद, गलगित, मीरपुर, पुंछ, वो सब एरिया था, सेसेशन उसका हुआ था। और ये उन्होंने अपनी पर्सनल दोस्तियाँ पालने के लिए, अपनी दोस्तियों का ख्याल रख के शेख साहब ने और नेहरू जी ने उस टाइम फौज को रोक दिया। अगर ना रोकते तो आज जो हालात हैं उससे मुझे लगता है सोनू जी भी आपके साथ सहमत हैं, ये भी वहां से आए हैं। देखिए ऐसे है कि वाकया में मेरे बुजुर्ग वहाँ से आए हैं, बिल्कुल बुजुर्ग तो बताते होंगे क्यों। हाँ जी, मैं वही कह रहा हूँ कि जो बुजुर्गों ने हमें बताया हमने सुना है, क्योंकि मेरी इतनी एज तो नहीं है, मैंने सुना है। लेकिन बात ये है कि अब 47 में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो एक दौर की बात है, वो दौर बीत चुका। हम आ जाए 2022 पे। मैं कहता हूँ कि मैं अंग्रेजों को गालियाँ निकालता हूँ यहाँ बैठ के, अगर उन्होंने 100 साल 200 साल हम पे राज किया तो हमें लूट के ले गए, उससे क्या हो जाएगा? खजाना भर जाएगा, मुझे कुछ मिल जाएगा। आप सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करते हैं, मैं कहता हूँ कि वो तो इस दुनिया में नहीं रहे, चले गए दुनिया के, उनके आदर्श हमारे पास है। भाई भारतीय जनता पार्टी जब बात करती है, मैं कहता हूँ ये पहले लाल कृष्ण आडवाणी साहब के ऊपर तो बोल ले, वो तो जिंदा जागता है, हमारे पास सरमाया है जिन्होंने इस पार्टी को बनाया है। आज वो कहाँ है? ये किस मुंह से? मैं उनके लिए लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता हूँ, उनकी इस देश को बहुत बड़ी देन है। जो डॉक्टर वीरेंद्रजीत सिंह जी बैठे हैं, उन्होंने उनके साथ काम किया, जो बहुत पुराने भारतीय जनता पार्टी के लीडर, आज के नहीं। हम छोटे छोटे थे जब कोई नहीं था, तो तब ये लोग इस पार्टी को चलाते थे। कहाँ है आडवाणी साहब आज? ये वल्लभ भाई पटेल की बात करते हैं। वैसे जवाब तो ये कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन को देना चाहिए था, लेकिन मेरे मन में बात आई, ये किस मुंह से बात करते हैं मुझे बताइए। वो तो दुनिया से चले गए, चलिए ठीक है, हम उनके आदर्श पे चलते हैं। आपने तो जिंदा आदमी को अंदर रखा है। जो पार्टी बनाने वाले लोग, जो उंगली पकड़ के जो चलाने वाले लोग हैं, उनके साथ इंसाफ आपने किया? मुरली मनोहर जोशी जी कहाँ हैं, जिनको मार्गदर्शक मंडल में बना दिया गया? और जो वाजपेयी साहब जब बेड पर थे तो 1.5 साल तो किसी ने जाके पूछा ही नहीं। जब उस दुनिया से चले गए तो जो भारतीय जनता पार्टी का अंदाज है, वहां गए तो जाकर के चिट्टे सफेद कपड़े डाल के तो बहुत श्रद्धा के फूल अर्पित की। चलिए फिर भी जिनका अंदरूनी मामला है, लेकिन वाजपेयी साहब का, उनका जब आडवाणी साहब का जिक्र है तो मेरा कहना बनता है। लेकिन मैं यहाँ 2-3 बातें यहाँ कहना चाहता हूँ। अब छोड़िए 47, 74, 75, 90, 2000 जो भी हो गया, 2022 की बात कीजिए। आप मुझे बताइए, कोई और 370 की बात करे तो कहते हैं आप कोर्ट को नहीं मानते, मसला कोर्ट में है। तो अमित शाह जी जहां रैली करते हैं हमने 370 तोड़ा, मोदी जी जहां रैली करते हैं हमने 370 तोड़ा। भाई क्या कानून इनके लिए अलग है और हमारे लिए अलग है, अपोजिशन पार्टियों के लिए? तीसरी बात यहां सबसे बड़ी है,
सरकारें बनती हैं कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे। हर एक पार्टी का अपना एक एजेंडा होता है। इनको 70 साल लगे तोड़ने में 370, हमें भी 2-4 साल लगेंगे। कोर्ट पे पूरा भरोसा में वो चीज़ वापस मिलेगी। लेकिन मैं कहता हूँ आज 2022 में हम कहाँ खड़े हैं, उसके ऊपर बात क्यों नहीं करते। आज सिलेंडर 1100 रुपए का बिक रहा है, 1150 का, 1150 का। मुझे बताइए, आम आदमी के लिए खाना बनाना मुश्किल हो गया है। सरसों का तेल 200 रुपए किलो बिक रहा है, दाल कोई 100 रुपए किलो से नीचे नहीं है। ये कहते हैं अच्छे दिन, जुमले इनके जो 15 लाख रुपए अकाउंट में दे रहे थे, आपके आगे, मेरे तो नहीं आए, शायद आपके, मुझे पता नहीं। जम्मू की डेवलपमेंट दे रहे थे, दूध की नदियां मार रहे थे, डेवलपमेंट के ब्रांड ला रहे थे, शायद 6 साहब के जो ऐसे। लेकिन मैं कहता हूं कि आप तो लाए थे अच्छे दिन का वादा करके, भाई हमें तो बुरे लौटा दो। भाई हमें वो दिन मंजूर है जब 400 रुपए का सिलेंडर था, पेट्रोल 60 रुपए लीटर था, आम आदमी जो खाना खा सकता था, आम आदमी के चेहरे पे मुस्कान थी। आम आदमी से आप ना समझ लीजिए आम आदमी पार्टी में, जब हिंदुस्तान के आम नागरिक की बात करता हूँ। मुझे आप एक बात बताइए विनोद जी, आज के दौर में घर चलाना आसान है, बच्चों को पढ़ाना आसान है, कमाई, मुझे आप बताइए जीडीपी के ऊपर आप देख लीजिए देश खड़ा कहाँ है। भाई उसकी बात ही कोई नहीं करता, डेवलपमेंट की बात कोई नहीं करता। अच्छा, अब आ जाते हैं विकास पे। अब विकास किसी के बच्चे का नाम हो तो वो बड़ा हो गया होगा 7 साल में। मुझे बताइए जम्मू में विकास हुआ कौन सा? मैं एक प्रोजेक्ट 370 के बाद, रिंग रोड की बात, रिंग रोड 370 से पहले है, 370 टूटने से पहले है रिंग रोड, और उसका उद्घाटन जो था उस वक्त के चीफ मिनिस्टर से। अच्छा, एम्स जो है वो जम्मू के लोगों ने लड़ाई लड़के लिया था। देखिए हमारी भी उस वक्त सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी भी उस वक्त सरकार थी, लेकिन बार एसोसिएशन एक एजिटेशन लड़ी। आप मुझे बताइए IIT IMT ये तो सब पहले के प्रोजेक्ट। आप एक प्रोजेक्ट बताइए, हाँ इनके प्रोजेक्ट हैं, मैं गिनाता हूं अभी, शायद भूल गए, इनके प्रोजेक्ट हैं। एम्स में नौकरियां बाहर के लोगों को देने जा रहे हैं। अब इन्होंने एक नया सर्कुलर फरमान निकला है निकला है ना कि स्टोरों पर बियर मिलेगी। भाई मैं इनसे 2 बातें आज पूछना चाहता हूँ। आप मंदिरों के शहर को शराब का शहर बना गए हो, चलिए ठीक है जी, बियर आप स्टोर पे बेचना चाहते हो। और दूसरी बात यह है कि आपने लीकर का कारोबार जो लाइसेंस प्रथा थी पहले, वो आपने जम्मू के लोगों से छीनी। अब ये एक और शर्त इन्होंने रखी कि जिस स्टोर का सालाना टर्नओवर 5 करोड़ रुपया होगा उसको मुझे लाइसेंस देंगे, या आस्ता शराब भी वहां बिकेगी। और बिकेगी किन के लिए, ये बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये पीछे का जो इनका चेहरा बिल्कुल नजर आ रहा है। ये जो लोगों ने प्रोटेस्ट करके वो रिलायंस के स्टोर रुकवाए थे ना, 100 स्टोर तो बन के तैयार है, ये उनके लिए रास्ता साफ हो रहा है। मैं आपसे कह रहा हूं जो जम्मू कश्मीर के लोगों को बंधुआ मजदूर बनाना चाहते हैं, ये हमारी हालात ऐसे कर देने चाहते हैं कि इनको रोजी रोटी, इनकी पता नीयत क्या है। बेसिकली इस देश में 2 लोग हैं, 4 लोग हैं जो देश चला रहे हैं। 2 बेच रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं। ठीक है जी, 2 बेच रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं। अब पता नहीं स्टेटमेंट के बाद मेरे साथ क्या होना मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जो कह रहा हूं, सुनिए मैं अपने दिल की बात कहूंगा 2 बेच रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं, और 4 गुजराती हैं, लगे हैं अपने काम। आप मुझे बताइए, ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के, हिंदुस्तान के लोग 2 फुल्का एक टाइम पे खाने को ही विकास समझ लें, 2 फुल्के एक टाइम पे खाने को विकास समझ लें, कि उनका पेट भरने की ताकत उनमें नहीं रह जाए, तो फिर ये देश तरक्की करेगा। आप मुझे बताइए, जिस देश में आटा 35 रुपए किलो बिक रहा है, और फिर पहली बार दुनिया में आटे पे GST और दही के डब्बे पे GST, मुझे तो लगता है सांस पे GST रह गई है। सांस लो तो चलो GST, उस पर बात ही कोई नहीं है। बात है मंदिर मस्जिद, बात है हिंदू मुस्लिम, किसी के पतीले में क्या खाना, क्या बनाया, कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। अगर इनके पास कोई एजेंडा है, अगर इनके पास कोई रोड मैप है, तो लाए ना लोगों के सामने इनकी बात। मुझे बताइए, मैं एक बात इसमें रहेगी, करप्शन की बात इसमें आई, एक बात रहेगी। इन्हीं की पार्टी के फार्मर MLC है विक्रम रंधावा जी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया था कि भाई मेरे जो डायरेक्टर जायलेजी एंड माइनिंग है, वो कहता है मेरे से हर हफ्ते किसी मिनिस्टर का PRO पैसे लेके जाता है। उसके ऊपर जांच की। मुझे बताइए कहां है एडमिनिस्ट्रेशन, क्यों नहीं बोलती इसके ऊपर? वो जांच करते हैं, अगर कोई जो चोर है उसको सामने लाओ, तो बाद में उन्हीं को ऊपर प्रेशराइज करके उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माफी मंगवाएगी। भाई अगर उन्होंने सच कहा है, जो कि सच है, बिल्कुल झूठ नहीं है, उसके ऊपर तो बात ही कोई नहीं करता। बात बस एक ही है इधर कि नया एक्सपेरिमेंट करना है और गुजरात कैसे जीतना है, बात इसी के ऊपर है। बशीर साहब, आपने रिएक्ट किया था उस बात को लेकर के, आज जिस बात को लेकर के वीरेंद्र जीत सिंह कह रहे थे कि कहीं ना कहीं इंटरफेयर किया गया शेख अब्दुल्ला की तरफ से। और मैंने रिएक्ट इसलिए किया कि जिस तरह वल्लभ भाई पटेल साहब एक विचारधारा के, इन्होंने कहा कि वो कांग्रेस, वो सेकुलर विचारधारा के थे। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला भी सेकुलर विचारधारा का बंदा था। उसने अपनी ज़िंदगी में उस चीज़ को
ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनाई थी, आपको पता है शेख साहब? मगर मैं आपको बताऊंगा, यस, और बीजेपी वाले ये भी इल्जाम लगाते हैं कि चंदा इकट्ठा करते थे पाकिस्तान के साथ मिलने के लिए। सवाल ही नहीं। अगर वो सूरत बीजेपी वाले कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। बीजेपी वाले कहते हैं, ऐसी बात नहीं। बीजेपी वाले बहुत सी बातें करते हैं और हमारे पास जवाब है। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने कभी किसी को नहीं रोका, लेकिन हकीकत ये है कि यूनाइटेड नेशंस ने जब सीज फायर किया तो उस वक्त दोनों मुल्कों ने सीज फायर को माना जी। और वो जो माना सीज फायर, उस वक्त चूंकि जो गवर्नर ये जो था गवर्नर जनरल इंडिया का, वो माउंटबेटन था, और माउंटबेटन चूंकि दोनों चीज़ों को कंट्रोल कर रहा था तो उन्होंने रोका। वहाँ शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की कौन सी पावर थी, या इवन पंडित नेहरू के पास पावर नहीं दोस्ती थी। दोस्ती नहीं जी, दोस्ती होना कोई जुर्म है? वो सेकुलर, देखो ना, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने उस वक्त भी कहा कि मैं सेकुलर इंडिया के साथ हूँ, और सेकुलर इंडिया के साथ उसने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के तहत बाज़ाब्ता तौर पे वो किया। इसीलिए मैंने रेक्ट किया था कि ये जो चीज़ें हैं, मैं आपको बताता हूँ। अभी रिसेंटली आर्काइव से एक शेख साहब की वो क्या नाम है वीडियो वायरल हुई है, वो वायरल सारी चल रही है। अब वो शूट करती है, इन्होंने वायरल करवाई, बाकी चीज़ें क्यों नहीं वायरल करवाई? अगर वाकई ही ऐसी बात है। बात यह है कि ना इस वक्त अपने आप को डिफेंड कर सकता है वल्लभ भाई पटेल, ना पंडित जवाहरलाल नेहरू कर सकता है क्योंकि वो जिंदा है नहीं, ना शेख मोहम्मद अब्दुल्ला कर सकता है। लेकिन शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के जन्मदिन पर छुट्टी जो थी वो कैंसिल कर दी इन्होंने। कर ली, कोई बात नहीं। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला उस चीज़ का मोहताज नहीं है कि उसकी छुट्टी करने से उसकी कीमत कम हो जाएगी। सबसे बड़ी बात, मैं ये बात कर रहा हूँ आज आपके सामने कि वो मैटर करता है, इसलिए आज भी हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। वो मैटर करता है, सरदार पटेल भी मैटर, हाँ, तभी हम डिस्कस करते हैं, तभी हम उसको भी डिस्कस करते हैं। हम क्यों नहीं डिस्कस कर रहे हैं किसी और को? शेख मोहम्मद अब्दुल्ला वो मैटर करता है, आज भी मैटर करता है। जब उसकी डेथ हुई थी तो कश्मीर के अंदर जो उसका प्रोसेशन था वो भी हिस्टोरिक था। बहरहाल ये चीज़ें ऐसी होती हैं, अभी और 50-60 साल डिस्कशन होता रहेगा। लेकिन मैं सोनू जी के साथ इत्तेफाक करता हूँ, डिस्कशन ये नहीं करना है। डिस्कशन इस वक्त ये करना है कि हमने बचना कैसे है। हमारा रुपया जो है मार्केट हमारी नहीं, बीजेपी से, सरकार से कैसे? वो लोग खुद फैसला करेंगे। अब ये किसी ना कांग्रेस करेगी ना एनसी करेगी, लोग खुद फैसला इसलिए करेंगे कि वो जो झूठ है वो लोगों के सामने आ रहा है। वो लोगों ने झूठ समझना, मैंने कहा ना कि लोग जम्मू के अंदर लोग ठगा हुआ महसूस करते हैं कि यार हुआ क्या जी। जब ये जो सोनू जी बात कर रहे हैं, आपने वो बनाया क्या नाम है, एम्स अस्पताल प्रोजेक्ट था पाइपलाइन में, ये सारे प्रोजेक्ट पाइपलाइन में थे। कोई ऐसा प्रोजेक्ट बताएं ये जो इन्होंने इन 8 वर्षों में लाया जिसमें कोई 5,000-6,000 नौजवान लगा हो, हम कहेंगे यार वाकई यार बड़ा अच्छा किया। अच्छा, अच्छे दिन वाली बात करी, इन्होंने महंगाई को बढ़ने दिया, अभी बढ़ने दे जा रहे हैं। किसी शायद 2024 का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब नज़दीक आ जाएगा, हो सकता है कोई ऐसा फार्मूला करें कि ये नीचे आ जाएं। कुछ चीज़ें इंटरनेशनल लेवल पे होती हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें इनके अपने बस में हैं। इन्होंने कहा यहाँ फ़ायदेमंद 2 ही शख्स हैं, एक अडानी, एक अंबानी। मैंने परसों एक वायरल हुआ है, वो साथ लाना मैं भूल गया जी, 25 करोड़ का एक चेक वायरल हुआ है सोशल मीडिया में, वो मैं आपको भेजूंगा। 25 करोड़ का चेक किसका है? विजय माल्या का। किसके नाम है? भारतीय जनता पार्टी के नाम पे है, और HDFC बैंक का है। वो का पता नहीं किसने डाला है, तो वो मैं आपको भेजूंगा, उसके ऊपर बहस करा लीजिए कि वो 25 करोड़ रुपया बैंक अगर वो इधर भागा हो तो वो कहाँ से आया जी। चलिए बशीर साहब, समय का अभाव है। वीरेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बशीर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सोनू जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, द्वारका जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।